हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। यह कहानी का नाम है रात गहरी थी रूह का राज। बात 1988 की है, तब जब रात बेरात टैक्सी ऑटो मिलना खाली था। घर नहीं था, लोग बसों से सफर करते थे। सिनेमा के बस 4 बजे बधाई शो होते थे। दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक ही। ऐसी ही एक बार की बात है। दिन सो चुका था पर रात अभी जागी थी। रात की आखिरी बस से उतरकर राजवीर ने घर का रुख कर लिया था। आम सी रात थी पर फिर भी जाने क्यों राजवीर का मन किसी अनजाने डर से घबरा रहा था। रह रह कर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि किसी के कदम सुनाई नहीं दे रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई काला साया उसके पीछे पीछे चल रहा है। न चौकीदार के सड़क पर डंडा ठोकने की आवाज और न ही किसी जानवर की पुकार। रात जरूरत से कहीं ज्यादा सन्नाटा थी। सर्दी न थी पर फिर भी रह रह कर राजवीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। दरअसल दोस्तों के साथ वह एक पिक्चर का रात शो देखकर अकेला लौट रहा था। उसका घर बस स्टैंड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर था। अमावस की रात थी तो चांद की रोशनी भी नहीं थी। दूर दूर तक लगे खंभों में लगे बिजली के बल्ब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे लंबे साए हाथ में हाथ डालकर सड़क के दोनों ओर खड़े हों। और वह बल्ब नहीं, उनकी कई आंखें बस्तूर उसे घूरती जा रही थी और उसका पीछा करता साया भी अपना रास्ता बदलने की नहीं सोच रहा था। उसने हिम्मत कर घड़ी देखी तो आधी रात के 12:50 हुए थे। उसने अपने कदम और तेज कर लिए। थोड़ी आगे जाकर वो अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ने को ही था कि उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे एक खंबे के नीचे किताब बेच रहा था। और उसने अभी अभी दुकान लगानी शुरू की थी क्योंकि वह अपने साथ लाए बोझों में से अभी किताब निकाल निकाल कर सजा रहा था। राजवीर को किताबों का बहुत शौक था। किताब देखते ही वह बिल्कुल भूल गया कि क्या वक्त हुआ है। वह सीधा उस बूढ़े के पास गया और बोला, यह आप इस समय दुकान क्यों लगा रहे हैं? पहले तो बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जब एक बार फिर राजवीर ने जोर देकर पूछा तो बूढ़ा बोला, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं, और वापिस अपना काम करने में लग गया। राजवीर ने ध्यान दिया तो सारी की सारी किताबें भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों और डायनों से वास्ता रखती थी। यहाँ वहाँ टोटका कर उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था सुसाइड नोट। आप यहाँ रोज बैठते हो बाबा? राजवीर ने बूढ़े से पूछा तो वह बोला, जिंदगी के ठिकाने तो मौत के भी हैं। जहाँ मुझे मौत इशारा करती है वहीं दुकान लगा लेता हूँ। मतलब कुछ समझा नहीं आया? अंकल बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, यह किताब कितने की है? जिंदगी देते हो तो मुफ्त में भी मिल सकती है, बूढ़े ने अजीब सा जवाब दिया। राजवीर ने उसकी बात की ओर ध्यान न देते हुए किताब खोली तो उसमें कीमत भी लिखी थी, 2 पैसे। जाने कौन से जमाने की किताब बेच रहा है ये बूढ़ा। राजवीर ने जेब से 20 पैसे निकाले और बोला, इतने ठीक है, 2 पैसे तो अब मिलना मुश्किल है। बूढ़ा बोला, ले जाओ, अब तो तुम हमारे कस्टमर बन गए हो, हमेशा के लिए।
हंसते हंसते हुए राजवीर की नजर एक बार फिर किताबों की ओर गई तो वह हैरान रह गया। हर किताब पर अलग अलग अजीब सा भव्य डरावना चेहरा बना था, पर हर किताब का टाइटल एक ही था, सुसाइड नोट। सकपका सा राजवीर घर की ओर चल पड़ा। जाने क्यों कुछ अजीब लगते हुए भी उसने वो किताब वापस रखने की नहीं सोची। कुछ 15-20 मिनट चलने के बाद वो अपने घर पहुंच गया था। राजवीर इस शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर अच्छे परिवार से होने के कारण उसके माता पिता ने उसे एक कोठी का एक अच्छा बड़ा फ्लोर किराए पर लेकर दिया था। राजवीर ने घर पहुंचते ही चैन की सांस ली, फैन ऑन किया, कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर सीधा अभी लाई किताब ले अपने बिस्तर पर कूद पड़ा। घर पहुंचकर उसे बहुत सुकून सा मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खिड़की पर लगे पर्दे पंखे की हवा से हल्का हल्का लहरा रहे थे। घर का आकार कुछ देर लेटने के बाद उसे हल्की हल्की ठंडक सी महसूस हो रही थी। उसने पैरों के पास रखी चादर खोली, कढ़ाई वाले तकिए पर अपना सर रखा और चादर ओढ़कर किताब को ध्यान से देखने लगा। अजीब सा कवर था किताब का। एक पल को तो उसे ऐसा लगा कि कवर पर बना चेहरा बिल्कुल असली है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे की आंखें की पुतलियां हिल रही हैं और लगातार उसे घूर रही हैं। उसने किताब के कवर को थोड़ा बहुत घुमा तो उसे लगा कि कवर में बना चेहरा भी कवर के साथ घूम रहा है, पर कैसे भी घूमने कवर पर बने उस आदमी की आंखें जैसे उसी पर गड़ी है। उसके लिए उस किताब के कवर से नजरें हटाना बड़ा मुश्किल हो चुका था। उसे लगा जैसे वह चेहरा उसके कुछ कहना चाहता है और चेहरे के ठीक ऊपर गहरे लाल रंग के अक्षरों में किताब पर बड़ा बड़ा लिखा था, सुसाइड नोट। कुछ देर कवर देखने के बाद राजवीर ने किताब खोलकर पढ़नी चाहिए, पर जैसे ही थोड़ा जोर लगाकर उसने कवर खोला तो वह हैरान रह गया। कुछ देर पहले जिसे अपने किताब समझकर खरीदा था, वह अब किताब नहीं बल्कि एक छोटा सा बॉक्स बन चुका था। बाहर से दिखने में तो किताब ही थी, पर जब उसने खोला गया तो अंदर से वह एक बक्से की तरह खुल गई। एक छोटा सा बॉक्स जो अंदर से पूरा लाल, पर यह बॉक्स खाली नहीं था। इसमें तह लगाए एक कागज रखा था। राजवीर हैरान था। उसने वह कागज निकाला और पढ़ने के लिए खोला ही था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राजवीर ने अपना बेड लिविंग रूम में ही रखा था। ज्यादा कमरे साफ करने की रोज जरूरत ना पड़े, इसीलिए उसने अपना सारा इंतजाम बाहर के कमरे में ही किया हुआ था। जब उसके कमरे के दरवाजे पर इतनी रात गए दस्तक हुई तो राजवीर का दिल धक धक से रह गया। इस समय आखिर कौन हो सकता है? उसने महसूस किया कि पूरा कमरा किसी भीनी सी खुशबू से भर गया है, पर साथ ही उसे किसी अनजाने से डरने की भी घेर लिया था। एक पल को तो उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ चमक रही थी। वह इतना डर गया था कि बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं है, जो भी होगा फिर आ जाएगा। बाहर कोई लगातार दरवाजा बजा रहा था। लगभग 4 मिनट तक ऐसे ही कोई दरवाजा खटखटा रहा। फिर अचानक कोई भी आवाज आनी बंद हो गई। सर्दी नहीं थी, पर राजवीर ने सर से पांव तक खुद को चादर से ढक रखा था। डर के मारे वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजे की ओर मुड़कर देखने की। तभी धड़ाम से दरवाजा अपने आप खुल गया और किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज तेज आवाज आने लगी। दरवाजा खुलने के साथ ही वह कमरा गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से नहा गया था। जब काफी देर हॉर्न बजना बंद नहीं हुआ तो
मजबूरन राजवीर ने चादर से अपना चेहरा निकालकर देखा तो वह हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक ही महंगी कार खड़ी थी जिसके पीछे का दरवाजा खुला था और पीछे एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की जामुनी रंग की साड़ी पहने बैठी थी और उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। इतनी सुंदर लड़की तो शायद उसने सपने में भी नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हार्न बजाना बंद हो चुका था पर वह लड़की लगातार उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। जाने क्या जादू था उस लड़की में। राजवीर अपने बिस्तर से उठा और उसकी ओर खींचता चला गया। पूरा वातावरण एक अजीब सी खुशबू से इतना भर गया था कि राजवीर पर हल्की हल्की बेहोशी छा रही थी, जैसे कि उसने कोई नशा ले लिया हो। वह सीधा जाकर गाड़ी के पिछली वाली सीट पर उस लड़की के साथ जाकर बैठ गया। उसकी गाड़ी में बैठते ही उसके घर और इस गाड़ी दोनों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट हुई और जाने कहां के लिए निकल पड़ी, पर राजवीर में यह सब सोचने की ताकत न थी। वह लगातार उस लड़की को घूरे जा रहा था। उस लड़की की जामुनी पोशाक रह रह कर ऐसे चमक रही थी जैसे उसने सितारे जोड़े हो। लड़की धीरे धीरे से राजवीर के पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। राजवीर पूरी तरह उसमें खो चुका था। वह खुद को इतना भूल गया था कि उसने अपना सर उसकी गोद में रखा और उसके चेहरे को निहारने लगा। उस लड़की ने धीरे से राजवीर के माथे पर चूमा और अपनी चमकती नीली आंखों से उसे ऐसे देखने लगी कि जैसे बरसों बाद उसे देख रही हो। वह गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे किसी कश्ती की तरह पानी में तैर रही हो। राजवीर को जैसे उस लड़की से प्यार हो गया था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है। उसने चेहरा उठाकर ड्राइवर की ओर देखने की कोशिश की तो वह बहुत घबरा गया। ड्राइवर उसको बुरी तरह से घूर रहा था। अंधेरे में भी उस ड्राइवर के चेहरे का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उस ड्राइवर के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। ड्राइवर ने बिना कोई पल गवाए सीधा राजवीर पर वार कर दिया, पर डरा हुआ होने के बावजूद राजवीर एक झटके से एक ओर हट गया और वह चाकू सीधा उस लड़की के पेट में जा लगा। वो लड़की दर्द से पूरी तरह कर्रा रही थी। राजवीर के मन में गुस्से और डर, घृणा और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। वह सकते में था। तभी उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं है। ड्राइवर वहां से गायब हो चुका था। तभी गाड़ी के आगे के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। उसने देखा तो बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था और अपने डंडे से गाड़ी का शीशा खटखटा रहा था। राजवीर के होश उड़ गए थे। उसके साथ बैठी लड़की मर चुकी थी। उस लड़की की लाश की आंखें खुली थी पर राजवीर की वो बुरी तरह घूर रही थी। इधर यह पुलिस वाला लगातार गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था। 1-2 मिनट तक खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस वाले ने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देख वह हिल गया था। उसने अपने स्वेटर से बंदूक निकाली और राजवीर पर तान दी। चुपचाप हाथ ऊपर कर कर गाड़ी से बाहर निकली। और राजवीर के पास कोई चारा न था। उसने बिना कुछ कहे ही बाहर आना ठीक समझा। आखिर सारे सबूत उसके खिलाफ जो थे। वह बाहर निकला तो हैरान रह गया। गाड़ी और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के बरामदे में खड़ी थी। उसे याद आया कि उस लड़की के ड्राइवर का चेहरा जिसने उस खूबसूरत लड़की का कत्ल किया था हूबहू उस किताब बेचने वाले से मिल रहा था जिसने उसे सुसाइड नोट नाम की किताब आज रात बेची थी। पुलिस वाले ने आवाज देते ही अंदर से और पुलिस वालों निकल आए और राजवीर को पूरी तरह जकड़ लिया। उसे अंदर सलाखों के पीछे फेंक दिया गया और एक पुलिस वाला उसके
पास बैठा, उससे पूछ कर सारा बयान लिखने लगा था। राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे समझा जाए कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह बार बार उस पुलिस वाले से कह रहा था कि उसने कोई खून नहीं किया है, पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की की लाश गाड़ी से निकलकर थाने में ले आई गई थी और गाड़ी की जांच करने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट लोगों को बुला दिया गया था। तभी बाहर से एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए आया, बाहर कोई गाड़ी नहीं है भाइयों, गाड़ी बाहर दलान से गायब हो गई है। सारे पुलिस वाले बाहर भागे। तभी राजवीर ने देखा कि वह लड़की जो कुछ देर पहले मर चुकी थी स्ट्रेचर से उठी और थाने के बाहर की ओर चल दी। हालांकि उसके पेट में लगा हुआ चाकू साफ साफ दिख रहा था, पर वह बिना किसी दर्द के चलती हुई थाने के बाहर जा रही थी। रुकने के बाद आज शायद चांद के ने भी निकलने से मना कर दिया था। झिंगोरों की आवाज और चमकती बिजलियों इस वक्त किसी के भी दिल की धड़कनों बढ़ाने के लिए काफी थी। थाने के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर राजवीर की ओर देखा और फिर गायब हो गई। राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। बाहर पुलिस वाले अभी गायब हो चुकी गाड़ी के रहस्य को समझाने में लगे थे। यह सब नजारा देख राजवीर के बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले भागे भागे अंदर आए तो अंदर से उस लड़की की लाश गायब थी। राजवीर ने पहली बार इतने सारे वर्दियों वालों को एक साथ कांपते देखा था। वह समझ गया कि वह कोई भयानक ऊपरी मामला है और अब उन्हें कुछ हद तक राजवीर की बात पर विश्वास हो चुका था। सबूत और गवाह के न होने से अब वह राजवीर को हवालात में नहीं रख सकते थे। उसी पल उसे सलाखों की कैद से निकाला पुलिस की जीप में ही उसके घर वापसी छोड़ दिया गया था। थका हारा रात के वाकये से पूरी तरह परेशान राजवीर घर में घुसा तो रात के 2:30 बज चुके थे। उसने देखा कि किताब की शक्ल में ही वही मनहूस बक्सा अभी भी उसके बिस्तर पर पड़ा था और उस पर बना वह भयानक चेहरा अभी भी उसे घूर रहा था। उसने गुस्से में वह बॉक्स उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। इसके बाद वह सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटा और नींद ने बेहोशी की शक्ल में उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। रात का सन्नाटा और गहरा हो चला था। बर्फ सी ठंड किसी चीज के छूने से राजवीर की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, पर बर्फ सी क्या, यह तो बर्फ ही थी। उसने महसूस किया तो मालूम हुआ कि वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि एक मोटी सी बर्फ की सिल्ली पर लेटा था। उसके कपड़े बदल चुके थे और उसके आसपास के उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो पूरी तरह से रो रहे थे। उसके माता पिता उसके पास बैठे आंसू भरी आंखों से लगातार उसकी ओर देख रहे थे। उसकी माँ रह रह कर उसके माथे पर हाथ फेर रही थी और बुरी तरह रोई जा रही थी, पर ऐसा कैसे हो सकता था? वह तो वापिस आकर अपने बिस्तर पर ही सोया था। फिर से सब क्या था? राजवीर ने महसूस किया कि वह जिंदा था, पर चाहकर भी हिलडुल नहीं पा रहा था। उसका शरीर किसी मुर्दे की तरह बेजान पड़ा था। वह सब कुछ महसूस कर रहा था, पर न ही उसका दिल धड़क रहा था और न ही उसकी नस चल रही थी। अपने रिश्तेदार के साथ ही उसे पहले मर चुके थे उसके पुरखे और कई और भयानक आत्माएं उसके पास चक्कर लगा रही थी। कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी और कुछ ऐसे ही शून्य में तकती जा रही थी। उसने मुंह से बोलने की पूरा जोर कोशिश की। वह चीख चीख कर सबको यह बताना चाह रहा था कि वह जिंदा है, मरा नहीं, पर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अब उसके काबू में नहीं था। कुछ देर बाद वही हुआ जो किसके मरने के बाद होता है। उसके मुर्दा पड़ चुके थे, शरीर को नहलाया गया, उसकी अर्थी सजाई गई, फूल और कफन चढ़ाया गया।
और उसकी अंतिम यात्रा मसान के लिए निकल पड़ी। वह अपने आसपास सब कुछ महसूस कर रहा था, सुन रहा था, पर जिंदा होते हुए भी इस तरह मुर्दों की तरह पड़े रहने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। कुछ देर बाद शमशान पहुंचकर उसे चिता पर लिटा दिया गया था। वह बड़ा हैरान था कि कभी कभी भी अंधेरा पड़ने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, पर यह इस नामुराद रात में उसके साथ क्या हो रहा था। न तो अभी उजाला था और न ही वह कोई मुर्दा, पर वह यह उन सबको बता भी नहीं सकता था। कैसे बताता? चिता सजाई गई थी और उसकी जिंदा लाश को उस पर लेटा दिया गया था और साथ ही अंतिम संस्कार के मंत्र बोलने शुरू कर दिए गए। उसके साथ ही चिता में आग लगा दी गई और उसका बेजान सा शरीर जलता आग की लाशों और मसालों में कैद हो गया। उन लपटों के बीच से उसने देखा कि मंत्र पढ़ने वाला पंडित कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उसके वह शैतानी किताब खरीदी थी। उस बूढ़े की आंख अंधेरे में चमक रही थी और उसके हाथ में वही किताब थी जिसे राजवीर ने अपने घर के बाहर फेंक दिया था। किसी मोमबत्ती की तरह राजवीर का शरीर चिता की गर्मी से मोम की तरह पिघल पिघल कर शमशान की जमीन पर गिर रहा था। इतने दर्द का एहसास उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था और इतनी बेबसी उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। तभी किसी ने उस बूढ़े के हाथ से वह किताब ले ली और सीधे आग की लपटों के हवाले कर दी। राजवीर ने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि वह खूबसूरत जामुनी ड्रेस पहनने वाली लड़की थी जिसने गाड़ी में उसे बड़ी प्यार से गले लगाया था। उस लड़की की पेट में अभी भी वह चाकू वैसे ही घुसा हुआ था जैसे कि उसने अभी किसी ने उसके पेट में उतारा हो और वह लड़की भी दर्द से कराह रही थी। पर फिर भी हिम्मत करते हुए उस लड़की ने बूढ़े के हाथ से वह किताब छीनकर सीधी राजवीर की जलती चिता में फेंक दी थी। यह उस किताब ने आग की लपटों को छुआ और उसके एक पल बाद ही राजवीर ने खुद को वापस अपने बिस्तर पर लेटा पाया। लगभग सुबह होने को ही थी पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह बहुत ज्यादा बीमार है। इतना बीमार कि उसमें सीधा खड़े रहने की भी हिम्मत न थी। वह अपने बिस्तर पर जा गिरा और सो गया। जब तक वह उठा दोपहर के 12 बज चुके थे। वह 1 घंटा बिस्तर पर पड़ा करवटें बदल रहा था। रात को उसके साथ गुजरी बदकिस्मती के निशान अभी भी उसके जहन पर चोट कर रहे थे। उसे बहुत भूख लग रही थी। किसी तरह वह बिस्तर से उठा। कुछ देर बाद नहा धोकर उसने रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगा। पर रसोई में वह अकेला न था। उसके पीछे जामुनी ड्रेस में वही रात वाली लड़की किचन में उसके पीछे खड़ी उसे लगातार देख रही थी। राजवीर को प्यार भरी आंखों से देखती वह लड़की धीरे से उसके पास आई और बोली, वह बूढ़ा कोई आम किताब बेचने वाला नहीं था बल्कि वह एक भटकता प्रेत है जो जिंदा शरीर से आत्मा निकालकर उन्हें तरह तरह से परेशान करता है। न तो वह खुद खुश है और न ही उसके सामने वाला कोई और खुश रह पाता है। कुछ वह बरसों पहले मर चुका है और मेरा इस्तेमाल तुम्हारे जैसे आम लोगों को फंसाने में करता है। मैं मरने के बाद भी उससे इतना डरती हूँ कि उसकी बात को टाल नहीं पाती। उस बूढ़े प्रेत का हुक्म है, इसीलिए मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और इसके साथ ही वह परी सी लड़की राजवीर का हाथ पकड़कर उसे उसके बिस्तर के पास ले गई। बिस्तर पर जो राजवीर ने देखा तो वह वहीं जम गया। बिस्तर पर राजवीर की लाश पड़ी थी। उसकी लाश के साथ ही वही मनहूस किताब रखी थी
जो अब कोई डिब्बा नहीं बल्कि किताब बन चुकी थी। वह लड़की जो खुद एक भटकती आत्मा थी, वह आगे बढ़ी और वह किताब खोलकर राजवीर को दिखाने लगी। उसमें रात भर जो जो राजवीर के साथ गुजरा था, बिल्कुल वही सब कुछ लिखा था और आखिरी पेज पर लिखा था, मैं राजवीर अपनी मर्जी से, अपनी जिंदगी से और भयानक सपनों से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। दस्तखत राजवीर। राजवीर रात गए अपने सपने में ही मर चुका था। दोस्तों, वो बूढ़ा था कौन और वह ऐसा क्यों कर रहा था जो सबकी आत्माओं को कैद कर रहा था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले कहानी में।